Hello students, how are you? Welcome to our study bank channel. This is your second part of the microorganisms friends and foe chapter. In the last previous lecture we have discussed about the types of microorganisms and the introduction part, and in this chapter we will in this part of the lecture we will discuss about the microorganisms and us, some friendly microorganism and some harmful microorganisms. So let us start our video. First is microorganisms and us. चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं. फर्स्ट पिक्चर जिसमें कि लैक्टोबैसिलस लिखा है एंड योगर्ट. योगर्ट मीन्स दही, कर्ड. और सेकंड है देयर आर सर्टेन बेकरी आइटम्स जैसे बन, बिस्किट एक्सेट्रा. ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. ठीक है, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, बेकरी आइटम्स एक्सेट्रा. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. Children, you have learned in the 7th class that milk is turned into curd by bacteria. ठीक है, the bacteria involved is lactobacillus. Yes, correct. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promote the formation of curd. Okay, so bacteria are also involved in making of cheese, pickle, etc. So all these situations, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो कि हमारे को हेल्प करती है. सेकेंड जो पार्ट है जहाँ पे हमारे को हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कमर्शियल यूज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईस्ट. चिल्ड्रन, आप लोगों ने बन खाए हैं, कुलचे खाए हैं, छोले भटूरे खाए हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए जो हम मैदा या फिर फ्लावर को गूंथते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईस्ट. ओके ना. ये जो थर्ड पिक्चर आपको शो हो रही है इसमें आपका ये होते हैं ईस्ट, और ईस्ट हमें हेल्प करता है हमारे फर्मेंटेशन के लिए. फर्मेंटेशन मीन्स होता है कि अगर कोई भी चीज़ किसी फ्लावर में अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो वो फ्लावर जो है उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें बबल्स आ जाते हैं. ठीक है, तो ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. कमर्शियल का मतलब होता है बड़े लेवल पे, सिर्फ घर पे नहीं, बड़े लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे अगर यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड द कमर्शियल लेवल. तो उसमें प्रोसेस बनाने में यूज़ होता है वाइन और एल्कोहल बनाने में, बेवरेजेस में. ठीक है, conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Very important process is fermentation. से question आएगा कि what is fermentation? You can say that the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे साइंटिस्ट आपको शो हो रहे हैं. ही इज लुइस पास्चर, जिन्होंने जो है बताया था कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है या ईस्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज medicinal use of microorganisms. Children, whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. आपने देखा होगा कभी भी जब भी गए होंगे बहुत सारी टैबलेट्स मिलती हैं. तो कुछ तो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए होती हैं, उसके साथ कुछ और टैबलेट्स भी होती हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. तो कैप्सूल्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस सच आर. और एक होता है जैसे पेनिसिलिन. ठीक है, यहाँ पे आपको पेनिसिलिन दिख रही है, टैबलेट्स होती हैं. तो ये जो होती हैं दीज आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स. द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज causing microorganisms are called antibiotics. Okay children, medicine kills or stop the growth of the disease causing
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स। तो जो मेडिसिनल किट्स होती हैं जो स्टॉप करती हैं ग्रोथ को, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंटीबायोटिक। दीज एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके ना। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका डिजीज हो रही है, लेकिन उनको ठीक करने के लिए भी हम यूज कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगी को हम यूज करते हैं, जिसके थ्रू ये मेडिसिन बनती हैं और इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, फॉर सम एग्जांपल्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। दीज आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, लेकिन वैक्सीन का मतलब है, वैक्सीन मीन्स होता है इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हम किसी मेडिसिन को दे रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उसे बोलेंगे वैक्सीन। तो वैक्सीन्स आर द डेड और weakened microbes introduced into the body to produce antibodies। ठीक है ना। तो वैक्सीन्स का मतलब होता है जो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड हो रखे हैं या फिर जो बहुत कमज़ोर हो गए हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बने। हमारी नॉर्मली हमारे जो बॉडी होती है उसमें एंटीबॉडीज़ खुद से बनती हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, किसी भी जो भी एंटीजेंस बाहर से आते हैं उसके लिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी में नहीं बन रही हैं सपोज, तो उसके लिए कुछ हम बाहर से अलग से माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं बाय यूजिंग इंजेक्शंस वगैरह, तो उसको बोलते हैं हम वैक्सीन। ओके, अब यहाँ पे देखो, द फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। ठीक है, यहाँ पे देखो साइंटिस्ट देख रखे हैं, ये है एडवर्ड जेनर, जिन्होंने जो फर्स्ट इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि स्मॉल पॉक्स की फर्स्ट जो है वैक्सीन बनाई थी इन 1798, फॉर विच ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप से जो है इम्यूनिटी बनाती है। इम्यूनिटी का मतलब किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी की जो इंटरनल पावर होती है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो उसको बढ़ाने के लिए जो हम वैक्सीन देते हैं। तो हमारी बॉडी, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं जब, उस वक्त बहुत सारे वैक्सीन हमको लगती हैं, टीके लगते हैं जिसको बोलते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन होता है। तो स्मॉल पॉक्स का भी बचपन में ही लग जाता है कि हमें थ्रू आउट आवर लाइफ हमें स्मॉल पॉक्स ना हो, चिकन पॉक्स वगैरह नहीं हो बाद में। तो उसके लिए हम बचपन में ये वैक्सीन हम लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर इस चीज़ को लेके एंटीबॉडीज बन जाती हैं और हमें बीमारी नहीं होती है आगे। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपके जो फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें आपने देखा था कि हम अपनी जो सॉइल होती है उसको और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो फर्टिलाइज़र केमिकल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो केमिकल तो होते हैं जो आपका अलग से आप केमिकल्स प्रोसेस के थ्रू डालेंगे, उसके थ्रू आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। लेकिन कुछ होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं। तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer. देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी कुछ प्लांट्स की रूट होती हैं, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हेल्प करते हैं, जो हमारी फ्री नाइट्रोजन होती है जो सॉइल में आती है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं जिससे कि वो प्लांट ले सके। ठीक है ना। तो फ्री नाइट्रोजन को वो सॉइल के अंदर कन्वर्ट करके रख सकते हैं, जो कि सॉइल को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो फ्री नाइट्रोजन को यूज़ कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो इससे फर्टिलिटी बढ़ती है हमारी सॉइल की। दूसरे होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे ये वाला है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करते हैं, हमारी एल्गी की वजह से जो सॉइल में फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है। Next is cleaning the environment, very important part of this chapter. Some microbes recycle dead and decaying matter. Means बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे एल्गी है, बहुत जगह फंगी जनरली लगता है डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत जगह लगा होता है। तो वो क्या करता है, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसको एज ए फूड ले लेते हैं। तो वो भी आपका डेड एंड डिकेइंग मैटर हमारे लिए तो वेस्टेज है, तो उसको यूज़ कर रहे हैं।
तो वो क्लीन कर रहे हैं एक तरीके से एनवायरनमेंट को, है ना। सम बैक्टीरिया लाइक एरोबिक बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड हेल्प वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। अब चिल्ड्रन, आपने लास्ट ईयर 7th क्लास में भी पढ़ा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसमें कि हम बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर हमारे सीवेज में है वो उसको एज ए फूड ले लेते हैं और हमारा जो सीवेज है वो क्लीन हो जाता है और उसको हम रिसाइकिल या री यूज़ कर सकते हैं उस वाटर को, है ना। तो इन डिफरेंट वेज द माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट एंड सेव द एनवायरनमेंट। अब इतनी सारी बातें हो गई हमारे फ्रेंडली पार्ट की, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड, लेकिन एज फो भी हैं, यानी कि हमारे एनिमी भी हैं। तो किस तरीके से होंगे? हार्मफुल बैक्टीरिया यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, इसको हम बहुत सारे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में किस तरीके से ये जो है इफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत सारी तरीके से हमारे को हार्म कर सकते हैं। डिजीज हो सकती हैं हमारे में, हाँ मतलब एज ए ह्यूमन में भी हो सकती हैं, प्लांट्स में हो सकती हैं, एनिमल्स में हो सकती हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ तो अच्छे होते हैं वो चलो काम आ रहे हैं, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर पैथोजेंस। ठीक है, तो आंसर इज disease causing microorganisms are called pathogens. So some microorganisms spoil food, clothing, leather, etc. These are the harmful activities. सबसे पहली जो एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं इसमें harmful microorganisms की, these are disease causing microorganism in humans. तो humans में किस तरीके से करेंगे वो? ओके चिल्ड्रन, पैथोजेंस हमने स्टडी करा कि व्हाट आर पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रो पैथोजेंस। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। तो पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ। बहुत बार जो पैथोजेंस होते हैं उसके आने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो 2 टाइप की आपकी डिजीज होती हैं, एक होती है कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? जो कि टच करने से, फूड से, वाटर से, एयर से हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं पैथोजेंस, तो दैट डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। और अगर उनका जो कैरियर्स हैं या पैथोजेंस हैं अगर हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं लेकिन वो टच करने से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें आपका एक चार्ट है आपकी बुक में। तो चार्ट में आपका बहुत सारे डिजीज़ दे रखे हैं, देखो यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन डिजीज़, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस। चिल्ड्रन, आप लोग को ये पूरा का पूरा टेबल को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिंपल आपको डिजीज़ कौन सी है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ब्रॉडली इतना डिस्कस, डीपली नहीं इसको डिस्कस करना है। ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। तो सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है आपका बैक्टीरिया से होता है। हमने आपको पहले बताया था कि कौन कौन से 4 पार्ट्स हो सकते हैं, either bacteria, either viruses, either protozoans, either fungi, ठीक है। तो डिफरेंट ये कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है आपकी इसमें जिसे बैक्टीरिया। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो टीबी जिसे बोलते हैं, दैट इज कॉज फ्रॉम बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, एयर, ठीक है, क्योंकि खांसी होती है इसमें, तो एयर के थ्रू जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो जो है हवा में आते हैं और वो कॉन्टेक्ट में आने से होते हैं। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, पूरा अलग रखना होता है, किसी और के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि वो जब खांसेंगे तो किसी और के ऊपर पैथोजेंस जा सकते हैं, ठीक है ना। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एजेस, ठीक है। ये पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स इन चारों के लिए हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए,
मीजल्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए और पोलियो के लिए। मीजल्स आपका वायरसेस से होता है, ये भी एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। चिकन पॉक्स, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय द वायरसेस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज आइदर एयर आइदर कॉन्टेक्ट, टच करने से भी हो जाता है, ठीक है ना, चिकन पॉक्स। पोलियो, दैट इज ऑल्सो अ वायरस पॉजिटिव माइक्रो वायरस के थ्रू होता है, और ये भी आपका जो है एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। वैसे पोलियो हमारे इंडिया में इसके लिए पोलियो अभियान भी चला था, ठीक है ना, जिसके थ्रू आपका इसको पूरा वैक्सीन देके कम्प्लीटली अब क्योर कर लिया गया है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम इन सारी डिजीज से जो है बच सकते हैं। सेकेंड है आपका कॉलरा एंड टाइफाइड। कॉलरा एंड टाइफाइड बोथ आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं इसके लिए। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉलरा के लिए है आपका वाटर और फूड, दोनों से हो सकता है। आइदर आप कंटामिनेटेड फूड लें या कंटामिनेटेड वाटर अगर आपने यूज़ कर लिया उससे हो सकता है। और टाइफाइड जो होता है वो आपका वाटर के थ्रू होता है। इसमें जो आपका प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मेंटेन पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई रखना, और पर्सनल मतलब अपनी, यानी आप अपनी बॉडी की अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करके रखें, अपने हाथ बार बार धोएं, ठीक है। ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है पर्सनल हाइजीन का। एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, साफ़ सफाई को लेके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आसपास साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो आप खाना खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा लें, ठीक है ना। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अगर आपने हाफ कुक जैसे अच्छे से, अगर आप सपोज करिए नॉन वेजिटेरियन है और आप मीट या कुछ चिकन वगैरह खाते हैं और वो अच्छे से बॉयल नहीं हुआ है, अच्छे से पका नहीं है, या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस फूड के ऊपर, तो उससे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। एंड बॉयल ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, तो बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन उसके लिए प्रॉपर लेना चाहिए, इसकी जो भी वैक्सीन है वो जो है लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर। तो अगर हमने गंदा पानी, कंटामिनेटेड वाटर अगर हमने यूज़ कर लिया तो उसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। और ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, तो दोनों चीज़ें करनी, तो बॉइल्ड वाटर आपको पीना है और उसके अलावा वैक्सीनेशन उसके लिए प्रॉपर लेना होता है। बहुत वेल नोन बीमारी है एक मलेरिया, ये आपका प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, देखो स्पेशली देखो यहाँ पे, बाकी सब तो ऐसे हो जा रहे थे, यह है मॉस्कीटो की वजह से। मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, प्रोटोजोन की वजह से होता है ये। और इसके लिए मॉस्कीटो जो है एज ए कैरियर वर्क करता है, यानी कि अगर किसी आदमी को मलेरिया हो, उसको मच्छर ने काटा, तो दूसरे आदमी को जो है अगर उस मच्छर ने काट लिया तो उसमें ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए ये हैं कि यूज़ मॉस्कीटो नेट, मच्छरदानी लगाएंगे, एंड रेपेलेंट, ठीक है, तो बहुत सारे रेपेलेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। तो जैसे डेंगू है या ये सब कुछ है, तो इन सब में यही होता है कि अगर मॉस्किटो जो है कहीं पे हो रहे हैं तो उसको सबसे पहले रोकना है। तो पहले कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, कलेक्ट नहीं होने देना है, जितने भी रिजर्वर्स होते हैं उन सबको क्लीन रखना है, और स्प्रे यूज़ करना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी है। और जो मॉस्किटो नेट है आप घर पे उसको यूज़ करते हैं, ओडोमॉस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम इन सबको जो है अपने से दूर रख सकें। अब आता है हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। पहला हमने पढ़ा ह्यूमंस, दूसरा है हमारा प्लांट्स के लिए। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स में आप साइड में देख रहे हैं पिक्चर में, बहुत सारे जो लीव्स हैं उनके ऊपर ब्राउनिश येलोइश कलर के स्पॉट्स हो गए हैं, तो ये कुछ डिजीज़ होती हैं जो कि प्लांट्स में हो सकती हैं। ऐसी ही एनिमल्स में, पहली हमने पढ़ी ह्यूमंस में, दूसरी है एनिमल्स एंड देन प्लांट्स। तो एनिमल्स में भी कुछ डिजीज़ होती हैं, जैसे आपका एंथ्रेक्स। चिल्ड्रन, ये आपने लास्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में पढ़ा होगा लास्ट ईयर। एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो डिजीज़ जो है एनिमल्स में भी हो जाती है, एंथ्रेक्स डिजीज़ हो सकती है, और ये सब डिजीज़ होती हैं जो कि वायरस से हो सकती हैं, और ये वाली बैक्टीरियम से होती हैं, ठीक है। तो ये एनिमल्स में हो रही हैं। ऐसी कुछ डिजीज़ जो प्लांट में हो रही हैं वो हैं आपकी, जैसे आप साइड में पिक्चर देख रहे हो, तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस,
plants like wheat, rice, potato, sugarcane, oranges, apple and others. ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे राइस, पोटैटो, शुगर केन की बात की, तो इन सब में भी क्या होता है, कुछ इनकी जो लीव्स होती हैं, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये डिजीज़ क्रिएट कर लेते हैं, जिससे स्पॉट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट 10 में the plant disease, this is a table in your book also. Plant disease, microorganism and mode of transmission, कैसे करके ये ट्रांसमिट होता है. तो पहला है सिट्रस कैंकर, ये आपका लेमन में होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज बैक्टीरिया, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर. ठीक है. सेकेंड है रस्ट ऑफ वीट, यानी कि जो वीट के प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उसमें ब्राउनिश रस्टी कलर का एक स्पॉट्स आ जाते हैं. ये आपका फंगी की वजह से होता है और ये एयर और सीड्स दोनों की वजह से ट्रांसमिट हो सकता है. थर्ड जो डिजीज है प्लांट्स की वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी. आप भिंडी में देखो यहाँ पे एक साइड में एक छोटी सी पिक्चर भी है लास्ट वाली, इसमें आपका जो लीव्स होती हैं उस पर येलोइश कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं. ठीक है. तो ये वायरस से जो है कॉज होता है, और इसका जो इन्फेक्शन होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, वो होता है इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट की वजह से ये इधर उधर फैलता है. नेक्स्ट है बेटा फूड पॉइजनिंग. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड पॉइजनिंग. अगर हम कोई भी ख़राब या पुराना या स्पॉइल्ड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीरियस इलनेस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. ठीक है. यहाँ पे देखो आपको कुछ पिक्चर आपको शो हो रही है. इस पिक्चर में फूड पॉइजनिंग की कॉज जो सिम्टम्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस कंडीशंस में आपको फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है. पहला है ओवरड्यू प्रोडक्ट्स, अगर आपने पुराना बासी कोई खाना खा लिया उसकी वजह से हो सकता है. मेडिसिन अगर आपने गलत ले लिया उसकी वजह से हो सकता है. डिजीनेस हो सकता है, चक्कर आने लग जाते हैं. इंटेस्टाइनल कॉलिक, यानी कि पेट में दर्द होगा. डायरिया, बहुत बार आपको जो है फ्रेश होने के लिए जाना पड़ेगा. और हेडेक हो सकता है, कंटिन्यूस उल्टियाँ आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं. और अगर आप इसमें स्पॉइल फूड खाते हैं, यानी कि पुराना बासी खाना या खुला खाना खा रहे हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैसा वाला फूड खा रहे हैं, साफ़ सुथरा हाइजीनिक तरीके से नहीं खा रहे हैं, उन सब से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. बहुत ही जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. सो चिल्ड्रन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए पॉइंट्स को, बुक से अच्छे से स्टडी करिए. अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके उसे मेंशन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.